में आग लगी है तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? इस सवाल का जवाब आप खुद से पूछ लीजिएगा अभी क्या, कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या दूसरे कमरे में तुम सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हैं तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि ऐसा है, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं होता। देश कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत रहे और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह पर बने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे संग नहीं रहना है, मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना है। तो ये तो थी दो ऐसी कविताएं जो बहुत प्रिय हो सकती हैं अगर हम अपने देश से किसी तरह का भी जुड़ाव महसूस करते हैं। और जिस उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ एक भी शख्स ऐसा बैठा है जो जुड़ा नहीं हुआ है, न केवल इस घटना से, न केवल उन इंसानों से, पूरे देश से, पूरे माहौल से, पूरे संस्थान से। तो स्वागत के साथ साथ मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप मुझे दिमाग से मत सुनिए। मैं दिमाग से सुनने वाला प्राणी नहीं हूँ। आप मुझे दिल से सुनेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद सुन लेना चाहिए था, या शायद सुनने का मौका मिला होता तो पहले भी सुना जा सकता था। लेकिन अक्सर ये नहीं होता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस कम बनते हैं। मैं पहली बार आई हूँ इस प्रोग्राम में और मुझे दिली तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी अच्छी रागनियाँ सुनी जो मैंने मुद्दत से नहीं सुनी। आज़ादी को पाने के लिए ना जाने कितनी जाने कुर्बान, ना जाने कितने घर उजड़े, ना जाने कितनी माओं की कोख वीरान हुई, कितनी छतें जली, कितने ऐसे आंगन होंगे जहाँ कभी कोई त्योहार नहीं मने होंगे। निसंदेह शहीद भगत सिंह भी उन्हीं घरों में से एक के चिराग है। आज हम उनको कितना भी कमेमोरेट करें, कितना भी याद करें, ये तो आप याद करोगे कि जिन घरों से बच्चे चले जाते हैं वहाँ की माओं के दिल पे क्या गुजरती है। हम इस शहादत को कितना भी बड़ा बना लें, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे देश के हालात, कभी भी भगत सिंह ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं जिस आज़ादी का सपना देख रहा हूँ, आप मेरे गले से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं किस स्थिति में बोल रही हूँ, कि जो सपना उन्होंने देखा था वो बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा सपना था। उन्होंने ये आज़ादी का सपना नहीं देखा था कि मेरा देश मेरे जाने के बाद, उनको नहीं मालूम कब आज़ाद हुआ, उनको नहीं मालूम कितना वक्त लगा, उनको सिर्फ ये मालूम था कि जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ वो दिशा आज़ादी की है। और वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए, जो भी कार्य किए, जो भी उसके रिजल्ट्स रहे, अगर आपने उनके पत्र पढ़े हैं तो उनका एक 22 मार्च को लिखा हुआ पत्र था जो उन्होंने ठीक अपनी फांसी के दिन से पहले लिखा था, और जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं एक विचार के तौर पे ज़्यादा सशक्त हूँ, ज़्यादा जाना चाहूँगा। और इसमें एक बहुत खूबसूरत लाइन उन्होंने कही है कि अभी मैं जिंदा हूँ और मुझे फांसी लगने वाली है, लोग मुझे बचाना चाहते हैं, अपील कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे लिए अपील करे। और वो क्यों चाहता था? वो इसलिए चाहते थे कि उन्हें मालूम था कि मैं जिंदा रहूँगा तो मेरी बहुत सारी खामियाँ, बहुत सारी कमियाँ लोगों को बाद में पता लगेगी, तो मैं उस स्तर पे नहीं रहूँगा जहाँ मैं आज हूँ। मुझे आज लोग शहादत के नाम से जानेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ मुझे शहीद के नाम से याद करेंगी, आने वाली माएँ शहीद भगत सिंह को आइडियल मान करके अपने बच्चों के नाम रखा करेंगी। ये सब उनकी कॉन्शियस डिसीजन था। वो चाहते तो बच सकते थे, आप सब जानते हैं। अगर उन्होंने चाहा होता जिंदगी को तो वो खूब आसानी से बच सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको भारत के युवा के लिए एक आइडियल प्रस्तुत करना था जो कि उन्होंने अपनी शहादत के तौर पे कर दिया। भगत सिंह कोई हर रोज पैदा होने वाली शख्सियत नहीं है।
कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बाद मुद्दत के होता है चमन में दीदार पैदा। हर रोज नहीं होते भगत सिंह, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इतने सालों के बाद कभी किसी दूसरे इतने ही शिद्दत वाले इंसान के बारे में सुना हो। ऐसा नहीं कि शहीद नहीं होते लोग, लेकिन वो जुनून नहीं है। एक गोपाल दास नीरज जी की एक नई पीढ़ी के नाम एक खत है, और उसमें 2-3 पंक्तियां बड़ी खूबसूरत हैं कि तट पर तुम खड़े हुए हो लेकिन याद रखो, तट पर तुम खड़े हुए हो लेकिन याद रखो, अपने ही बल से न तुम यहाँ तक आए हो, और लाखों लहरों ने तुम्हें धकेला है यहाँ, तब तुम ये सिंधु अथाह पार कर पाए हो। गुलाब सिंह जी जो रागनी में कह रहे थे कि आज़ादी हमें कोई खैरात में नहीं मिली, रूंगे में नहीं मिली, फ्री में नहीं मिली, इसके लिए बहुत लोगों ने शहादतें दी कि भूलो भूलो तुम खूब मगर ये याद रहे, इतिहास थके स्वर को न निज शंख देता है, इस घिसी हुई कलमों से खत ना लिखे उसको, वो सिर्फ जवानी का ही चुंबन लेता है। इतिहास कभी भी, जब तक नौजवान पीढ़ी इस कार्य को नहीं संभालेगी, आप पिछली पीढ़ी से ये उम्मीद ना रखें कि सब काम वही करती रहेगी। हमारे देश का नौजवान आज ये समझे कि शहादत सिर्फ जान देना नहीं होता, शहादत तो वो हर काम है जो आप अपने देश को अपना समझ के डेली बेसिस पे जिम्मेवार नागरिक की तरह करते हो, जिसमें आप अपने आप को हर अच्छी और बुरी बात का जिम्मेदार समझते हो। आप हर दिन ये सोचते हो कि मेरे हाथ से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। अगर ये सब हो रहा है तो भगत सिंह जिंदा है, वो कहीं नहीं गया, वो आपके बीच में है। लेकिन अगर सिर्फ नाम के लिए इकट्ठा होते हो और सिर्फ नाम के लिए रागनियाँ गाते हो और सिर्फ नाम के लिए भाषण करते हो, तो मुझे लगता है हमें सोचने की ज़रूरत है। वी रियली नीड टू थिंक। भगत सिंह एक विचार है जो हर इंसान के अंदर अपने देश के प्रति प्यार के जज्बे का है। अगर वो जज्बा जिंदा है तो भगत सिंह जिंदा है, आज नहीं हमेशा, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक जिंदा रहेगा। मुझे समय सीमा बता दी जाए, अगर हो गई है तो मैं इसको समाप्त कर दूं। जी नहीं, आपको इतना नहीं सुनना पड़ेगा, डोंट वरी, इतना नहीं सुनते हैं किसी को। आप अपने मन से सिर्फ कर लें, उतना ही काफ़ी है। जहाँ तक बात है, अगर सुनने वाले होते हैं तो कहने का मजा रहता है, अगर सुनने वाले नहीं होते हैं तो मेरे पास एक सिक्स सेंस है जो बड़ी ज़बरदस्त है, इसीलिए उसको पूछते ही मैंने आपसे कह दिया कि बता दें समय सीमा कितनी। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उतना ही सुनाती हूँ जितना आप सुनना चाहेंगे, उससे ज़्यादा। जी दुष्यंत कुमार की एक बहुत अच्छी कविता है, हिंदी की गज़ल है दरअसल, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, कि मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सपने हर किसी को नहीं आते, सपने हर किसी को नहीं आते, बेजान बारूद के कणों में सोई आग को सपने नहीं आते, बदी के लिए उठी हुई हथेली के पसीने को सपने नहीं आते, शेल्फों में पड़े जंग लगे इतिहास को सपने नहीं आते, सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों की गरमाइश, सपनों के लिए नींद की नज़र लाजमी है, सपने इसीलिए हर किसी को नहीं आते, सपने इसलिए हर किसी को नहीं आते। और अंत में मैं सुरजीत पातर की, एक पंजाबी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी चंद पंक्तियां हैं
कि इतिहास तो हर पीढ़ी लिखेगी, बार बार पेश होंगे मर चुके जीवितों की अदालत में, बार बार उठाए जाएंगे कब्रों से कंकाल, हार पहनाने के लिए, कभी फूलों के तो कभी कांटों के। समय की कोई अंतिम अदालत नहीं होती, समय की कोई अंतिम अदालत नहीं होती, और इतिहास कभी भी आखिरी बार नहीं लिखा जाता। एक लरजता नीर था वो मर के पत्थर हो गया, दूसरा इस हादसे में डर के पत्थर हो गया, तीसरा इस हादसे को था लगा करने बयां, घूरने से वो किसी पत्थर के पत्थर हो गया। और एक शायर बच रहा था संवेदना से लरजता, एक शायर बच रहा था संवेदना से लरजता, इतने पत्थर लग गए कि गिनते गिनते पत्थर हो गया, गिनते गिनते पत्थर हो गया। आपने एक बहुत फेमस मेहंदी हसन साहब की गज़ल सुनी होगी कि आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इससे मैं अपने वक्तव्य का अंत कर रही हूँ। बहुत कुछ छोड़ दिया मैंने, लेकिन जो कुछ काम का था वो मैं नहीं छोड़ना चाहती। कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और इसका जो अंतिम शेर है वो बहुत काबिल गौर है कि आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, कि आज हमें जिन बातों पर सूली चढ़ाया जा रहा है, आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब है कल वो ज़माने को निसाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।